हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का अपना बातचीत करने का प्रमुख विषय है कैबिनेट मिशन आयोग। आइए दोस्तों, पढ़ते हैं कैबिनेट मिशन। पॉलिटिकल साइंस का अपना चैप्टर है ये कैबिनेट मिशन। आप इसे कैबिनेट मिशन बोल दीजिए, चाहे कैबिनेट आयोग बोल दीजिए। दोस्तों, ये कमीशन था जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा गठित किया गया था भाई, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है। और जिस समय कैबिनेट मिशन आयोग का गठन किया गया, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे भाई, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेन एटली। इस टाइम पे ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, वहां की सरकार में, वहां की सत्ता में, उनका नाम था क्लीमेन एटली, जब कैबिनेट मिशन आयोग का गठन किया गया। ठीक है। कैबिनेट मिशन आयोग दोस्तों हमारे अंग्रेजों के टाइम पे जो औपनिवेशिक शासन था, उस समय गठित किया गया था। और कैबिनेट मिशन आयोग को गठन करने का जो उद्देश्य था कि इसे क्यों गठित किया गया भाई, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, ऐसा बताया जाता है कि भारत में तत्कालीन जो संवैधानिक गतिरोध था, संवैधानिक गतिरोध या जो राजनीतिक गतिरोध था, उसे समाप्त करने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेन एटली ने एक आयोग का गठन किया, जिसे कैबिनेट मिशन आयोग के नाम से जाना जाता है। भाई, ये संवैधानिक गतिरोध क्या होता है दोस्तों? हमारे देश के लोगों के द्वारा या हमारे देश के जो नेता थे, जो राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, वो भारत का संविधान निर्माण करवाना चाहते थे भाई, ब्रिटिश सरकार से। और वो अनेक बार दोस्तों हड़तालों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के नेशनल मूवमेंट यानी आंदोलनों के माध्यम से इस प्रकार के संविधान निर्माण करने की बात कर रहे थे या मांग कर रहे थे ब्रिटिश सरकार से। तो ब्रिटिश सरकार ने दोस्तों इस ओर ध्यान दिया और भारत के संविधान निर्माण को मंजूरी दी। और भारत का संविधान बनाने के लिए इन्होंने एक आयोग भेजा भारत, जिसे ही कैबिनेट मिशन आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो आप इसका उद्देश्य तो समझ ही गए कि इसका प्रमुख उद्देश्य था भारत के संविधान का निर्माण करना, या भारत के संविधान निर्माण करने से संबंधित जो मुद्दे थे, उन मुद्दों पर भारतीय नेताओं से संपर्क बनाना या उनके साथ बातचीत करना, वार्तालाप करना। तो अब यहां जो मेन कंपटीशन एग्जाम के लायक जो सवाल है, वो ये बनता है कि कैबिनेट मिशन आयोग का गठन कब किया गया था भाई? इसका गठन किया गया था फरवरी 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन आयोग का गठन कब किया गया था भाई? फरवरी 1946 ईस्वी में। यह सवाल आप ध्यान रखोगे केवल गठन के बारे में आपसे पूछे तो ही, कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेन एटली ने भारत का संविधान बनाने के लिए एक आयोग गठित किया था, जिसे कैबिनेट आयोग कहते हैं। वो आयोग किस वर्ष गठित किया था? फरवरी 1946 ईस्वी में गठित किया था। लेकिन यदि दूसरा सवाल आपसे पूछा जाए कि ये कैबिनेट मिशन आयोग था, इसका भारत आगमन कब हुआ भाई? भारत आगमन अर्थात यह आयोग भारत कब आया था? यह आयोग भारत आया था दोस्तों 24 मार्च 1946। ये डेट जरूर ध्यान रखना, 24 मार्च की तारीख को जरूर याद करना। कंपटीशन एग्जाम में यहां से सवाल जरूर पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था या भारत कब पहुंचा था। 24 मार्च 1946 को यह आयोग भारत पहुंचा। ठीक है। अब तीसरी जो तारीख पूछी जाएगी, वो यह पूछी जाएगी कि कैबिनेट मिशन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी भाई? कैबिनेट मिशन आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी 16 मई 1946। यह भी दोस्तों एक गजब का सवाल है। कैबिनेट मिशन आयोग भारत तो आया था 24 मार्च 1946 ईस्वी को,
और भारतीयों के सामने इसने जो रिपोर्ट रखी थी अपनी इस आयोग की कि हम ये करने वाले हैं भारत के संविधान निर्माण करने से संबंधित, तो वो जो रिपोर्ट रखी थी कैबिनेट मिशन ने भारतीयों के सामने, वो किस तारीख को रखी थी भाई? 16 मई 1946 को। ठीक है, रिपोर्ट रखी किसके सामने भाई? देखो, रिपोर्ट रखने के लिए तत्कालीन भारत में या तत्कालीन जो ब्रिटिश भारत था उसमें दो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल थे भाई। जो सबसे प्रभावशाली दल था उसका नाम था दोस्तों कांग्रेस। क्या नाम था भाई? कांग्रेस। और एक था दोस्तों मुस्लिम लीग। ये दो राजनीतिक दल थे भाई, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। कांग्रेस की स्थापना आपको पता ही है सन 1885 में की गई थी भाई। ठीक है, और मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी सन 1906 ईस्वी में। ठीक है, तो यहां से सवाल पूछा जाएगा कि कैबिनेट मिशन आयोग के द्वारा ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत की 16 मई 1946 को भारत में, उसे कांग्रेस पार्टी ने तो कब स्वीकार किया और मुस्लिम लीग पार्टी ने कब स्वीकार किया? तो ध्यान रखना दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के द्वारा तो स्वीकार किया गया था इसे 25 जून 1946 को। कांग्रेस पार्टी ने तो कब स्वीकार किया था भाई? 25 जून 1946 को स्वीकार किया। और मुस्लिम लीग पार्टी ने स्वीकार किया था भाई 6 जून 1946 को। 6 जून 1946 को स्वीकार करने का मतलब क्या था भाई? स्वीकार करने का मतलब यह था दोस्तों, आपने कल की वीडियो क्लास में देखा ही होगा कि भारत का संविधान बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इस कैबिनेट मिशन से पहले भी दो महत्वपूर्ण आयोग भारत भेजे थे, जिनमें से एक तो है अगस्त प्रस्ताव जो 8 अगस्त 1940 को भारत में पहुंचा था, और एक था दोस्तों क्रिप्स मिशन जो 1942 में भारत आया था। उन दोनों को, जो अगस्त प्रस्ताव था 1940 का और जो क्रिप्स मिशन था 1942 का, वो दोनों भारत में असफल रहे। उन दोनों का भारत में विरोध कर दिया गया और उन्हें वापस भेज दिया गया। उनको अस्वीकार किसने किया था भाई? इसी कांग्रेस और इसी मुस्लिम लीग ने उसको अस्वीकार कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि वो भारत के संविधान निर्माण करने से संबंधित उचित नहीं थे। वो पूर्ण रूप से ना तो भारत को आजादी देना चाहती थी, वो उन रिपोर्टों में ना तो कोई ऐसी बात का जिक्र था और ना ही भारत को पूर्ण रूप से संविधान के अनुसार डालने का कोई प्रयास किया गया था। यानी उसमें डोमिनियन स्टेट की बात कही गई थी, आधा राज देने की बात कही गई थी। तो स्वाभाविक सी बात है, कांग्रेस ने भी मना कर दिया और मुस्लिम लीग ने भी मना कर दिया। लेकिन उन दोनों के बाद में जब 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आयोग भारत आया और कैबिनेट मिशन आयोग ने जब अपनी ये रिपोर्ट दी इन पार्टियों के सामने, इन राजनीतिक दलों के सामने इसने अपनी रिपोर्ट रखी, तो ये रिपोर्ट पसंद आ गई भाई कांग्रेस को भी और मुस्लिम लीग को भी। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी रिपोर्ट थी या यह एक ऐसा आयोग था जिसमें पूर्ण रूप से भारत को आजादी देने की बात कही गई थी। साथ ही यह बात भी कही गई थी कि भारत का संविधान भी बनाया जाएगा। इसलिए कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। भाई कांग्रेस और मुस्लिम लीग को चाहिए भी तो यही था, पूर्ण स्वराज, यानी एक स्वतंत्र भारत देश और इस देश का सार्वभौमिक अधिकार, यानी गणतंत्र बनाना, इसको संविधान बनाना, यही चाहती थी हमारी राजनीतिक दल। तो इस प्रकार इस रिपोर्ट को कांग्रेस ने तो 25 जून 1946 को स्वीकार कर लिया और मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को स्वीकार कर लिया। एक बार ये बातें आप जरूर देख लें, दोबारा देख लें, फिर मैं आगे की जानकारी बढ़ाऊंगा। कैबिनेट मिशन या कैबिनेट आयोग ब्रिटिश सरकार के द्वारा गठित किया गया था। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेन एटली थे। कैबिनेट मिशन को गठित करने का उद्देश्य था भारत में चल रहे संवैधानिक गतिरोध को दूर करना या राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करना। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ था 24 मार्च 1946 को, जबकि यह आयोग फरवरी 1946 में ही ब्रिटेन में गठित कर दिया गया था। इस आयोग ने कांग्रेस के सामने और मुस्लिम लीग के सामने अपनी रिपोर्ट रखी 16 मई 1946 को, जिसे कांग्रेस ने तो 25 जून को स्वीकार कर लिया और मुस्लिम लीग ने 6 जून को ही स्वीकार कर लिया था।
यहां आप ये भी देखना कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ध्यान रखना, कांग्रेस की स्थापना तो हुई थी मुंबई में, और ये जो मुस्लिम लीग है ना, इसकी स्थापना हुई थी ढाका, वर्तमान बांग्लादेश में। कांग्रेस भारत में हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी थी, जबकि मुस्लिम लीग भारत में या ब्रिटिश भारत में मुसलमान समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी बनी भाई। देखिए अब आगे की जानकारी, ये जो कैबिनेट मिशन आयोग था दोस्तों, इसमें सदस्य कौन कौन थे भाई। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसके सदस्य कौन कौन थे, आपको बता दूं दोस्तों, कैबिनेट मिशन आयोग में मुख्य रूप से 3 सदस्य थे भाई। कैबिनेट मिशन आयोग में मुख्य रूप से कितने सदस्यों का प्रावधान किया गया, 3 सदस्यों का प्रावधान किया गया। वो 3 सदस्य इस प्रकार थे। जो पहले सदस्य थे उनका नाम था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस एक तो ये थे भाई, ठीक है। एक का नाम था सर स्टीफोर्ड क्रिप्स। एक तो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एक व्यक्ति का नाम था सर स्टीफर्ड क्रिप्स, और तीसरे व्यक्ति का नाम था दोस्तों एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य थे दोस्तों इस कैबिनेट मिशन आयोग में। एक का तो नाम था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एक का नाम था सर स्टेफर्ड क्रिप्स, और एक का नाम था एवी अलेक्जेंडर। ये जो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे वो कैबिनेट मिशन आयोग के अध्यक्ष थे भाई। यहां से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। पहला सवाल तो जनरली यही पूछ लिया जाएगा कि कैबिनेट मिशन आयोग एक कितना सदस्यीय दल था भाई। यह एक 3 सदस्यीय दल था या 3 सदस्यीय आयोग था। इसमें 3 सदस्य इस प्रकार थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो इसके अध्यक्ष थे, एक सर स्टीफोर्ड क्रिप्स थे, और एक एवी अलेक्जेंडर थे। सर स्टीफोर्ड क्रिप्स का नाम तो आप पहले ही सुन चुके हो। क्यों? क्योंकि जो क्रिप्स प्रस्ताव आया था ना दोस्तों 1942 में उस क्रिप्स मिशन या उस क्रिप्स प्रस्ताव के अध्यक्ष यही थे दोस्तों सर स्टीफर्ड क्रिप्स। और यदि ब्रिटेन में यदि इनकी स्थिति देखा जाए तो ये ब्रिटेन में व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे भाई। व्यापार मंडल के अध्यक्ष। पूछ लिया जाए आपसे, थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर स्टीफर्ड क्रिप्स कौन से पद पर तैनात थे, ये ब्रिटेन में दोस्तों व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। और ये जो एवी अलेक्जेंडर है ना, ये थे दोस्तों नौसेना मंत्री, ब्रिटिश नौसेना के मंत्री थे भाई। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में नौसेना मंत्री थे, ये एडमिरल थे अलेक्जेंडर। तो इन तीनों के द्वारा दिए गए सुझाव के माध्यम से इस आयोग का गठन किया गया और क्लीमेन एटली ने इन तीनों को नियुक्त किया इस आयोग में और इनको जिम्मेदारी दी कि आपको भारत जाना है, भारत का संवैधानिक गतिरोध दूर करना है और उनके लिए संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन करना है या उनके लिए संविधान बनाना है। अब महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि इस कैबिनेट मिशन आयोग की प्रमुख बातें क्या थी भाई। कैबिनेट मिशन आयोग के प्रमुख सुझाव क्या क्या थे, क्या थी इस रिपोर्ट की प्रमुख बातें। रिपोर्ट की प्रमुख बातें इस प्रकार थी। सबसे पहली बात, एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा भाई। सबसे पहली बात तो ये कही गई कि एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा का काम क्या था? संविधान सभा का साधारणतः अर्थ निकलता है कि एक ऐसी सभा जो किसी भी देश का संविधान निर्माण करे, उसे हम संविधान सभा कहते हैं। तो भारत का संविधान निर्माण करने के लिए इस आयोग के अनुसार एक सभा का गठन किया जाएगा भाई, एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। पहली बात तो दी। दूसरी प्रमुख बात, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस संविधान सभा में सदस्य संख्या, इस विधान सभा में सदस्य होंगे भाई 389। संविधान सभा में कितने सदस्य चुने जाएंगे भाई? 389 सदस्यों का चुनाव होगा। ये जो 389 सदस्य थे ना दोस्तों, 389 सदस्य, इन 389 सदस्यों को भी 3 जगह से चुनना था। क्यों 3 जगह से ही? क्यों?
क्योंकि उस समय अपना भारत 3 भागों में बटा हुआ था भाई। कौन से 3 प्रशासनिक इकाइयों में बटा हुआ था? उनमें से एक का तो नाम था दोस्तों ब्रिटिश प्रांत। दोस्तों एक का तो क्या नाम था? ब्रिटिश प्रांत। और जो दूसरा था उसका नाम था भाई चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर क्षेत्र। और जो तीसरा था उसका नाम था रजवाड़े, या अपन इसे देसी रियासतें बोल सकते हैं भाई। रियासतें या देसी रियासतें। अपना तत्कालीन ब्रिटिश भारत इन 3 प्रशासनिक इकाइयों में बटा हुआ था अंग्रेजों के टाइम पे। एक तो ब्रिटिश प्रांतों में, एक चीफ कमिश्नर क्षेत्रों में, और एक देसी रियासतों में। ठीक है, अब आप इनकी संख्या देख लीजिए। जो ब्रिटिश प्रांत थे इनकी संख्या थी भाई 11। ब्रिटिश प्रांतों की संख्या कितनी थी? 11। चीफ कमिश्नरों की संख्या थी 4 और देसी रियासतों की संख्या थी 565। तत्कालीन ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश प्रांतों की संख्या तो कितनी थी? 11। चीफ कमिश्नरों की संख्या कितनी थी? 4। और देसी रियासतों की संख्या कितनी थी भाई? 565। ठीक है, देसी रियासत तो जानते हो, इन्हें रजवाड़े भी कहते हैं भाई। भारत के ऐसे क्षेत्र जहां राजा शासन करते थे उस क्षेत्र को दोस्तों रजवाड़ा कहा जाता था, या रियासत कहा जाता था, या देसी रियासतें कहते थे। चीफ कमिश्नर ये ब्रिटिश भारत के केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे भाई, और इनकी संख्या 4 थी। एक तो दिल्ली था, एक अजमेर मेरवाड़ा था, एक कुर्ग जो कर्नाटक में था, और एक बलूचिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, जबकि उस समय पाकिस्तान भी भारत में ही था। ठीक है, तो ये 4 तो थे चीफ कमिश्नर यानी केंद्र शासित प्रदेश, ये 565 थी देसी रियासतें, और ये 11 थे भाई ब्रिटिश प्रांत। ठीक है, अब ये जो 11 ब्रिटिश प्रांत और 4 चीफ कमिश्नर थे ना, इन पर पूर्ण रूप से अधिकार अंग्रेजों का था भाई। इन पर पूर्ण रूप से अधिकार किसका था? अंग्रेजों का। और ये जो देसी रियासतें थी इनको थोड़ी बहुत स्वतंत्रता दी गई थी। इन देसी रियासतों के साथ अंग्रेजों ने अधीनस्थ सहयोग की संधियों का इस्तेमाल किया था, या सहायक संधियों का इस्तेमाल किया था, और उन्हीं संधियों के माध्यम से इनके ऊपर ये अंग्रेज कंट्रोल करते थे। ठीक है, तो इस कैबिनेट मिशन आयोग ने कहा कि संविधान सभा में 389 सदस्यों का चुनाव होगा, और ये 389 सदस्य होंगे ना, वो दोस्तों यहां से चुने जाएंगे भाई। एक तो ब्रिटिश प्रांतों से, एक चीफ कमिश्नरों से, और एक देसी रियासतों से। अब सवाल यह बनता है कि चीफ कमिश्नरों से और ब्रिटिश प्रांतों से और इन देसी रियासतों से कितने कितने सदस्यों का चुनाव होगा भाई? टोटल सदस्य तो 389 चुनने हैं अपने को। अब देखिए, ब्रिटिश प्रांतों से सदस्य चुने जाएंगे भाई 292। कैबिनेट मिशन ने कहा कि ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्यों का चुनाव होना है? 292 सदस्यों का। 4 चीफ कमिश्नर थे, तो सीधी सी बात है कि चीफ कमिश्नरों से कितनी सीटें चुन कराएगी भाई? 4 ही चुन कराएगी। और जो देसी रियासतें हैं यहां से सीटें चुन के आनी थी दोस्तों 93। देसी रियासतों से कितने सदस्यों का चुनाव होगा? 93। चीफ कमिश्नरों से 4, और इन 11 ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्यों का चुनाव होगा। आप इनको जोड़ लीजिए, 292, 4 और 93, अपनी ये सदस्य संख्या आ जाएगी भाई, 389 सदस्य संख्या आ जाएगी। अब इसकी तीसरी प्रमुख बात क्या थी भाई? इसकी तीसरी प्रमुख बात यह थी कि जो चुनाव होगा, चुनाव केवल ब्रिटिश प्रांत और इस चीफ कमिश्नरों से ही होगा भाई। ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नर क्षेत्र के जो सदस्य है ना, इनका ही चुनाव होगा बस। और ये जो देसी रियासतों के सदस्य हैं 93 सदस्य, इनका केवल मनोनयन होगा भाई, इनको मनोनीत किया जाएगा बस, केवल डायरेक्ट संविधान सभा के अंदर। अर्थात ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरों के क्षेत्रों का तो चुनाव होगा, और देसी रियासतों के सदस्यों को डायरेक्ट संविधान सभा में मनोनीत किया जाएगा। तो आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान सभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या बताइए भाई। संविधान सभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 292, तो ये और 4 ये कितने हो गए भाई? 296 सदस्य। सवाल पूछ ले, संविधान सभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी भाई? 296 थी।
और मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी भाई? 93 थी। बात क्लियर है? ठीक है। चौथी महत्वपूर्ण बात, कैबिनेट मिशन ने चौथी इंपॉर्टेंट बात यह कही कि इन 296 सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा। किस रूप से होगा भाई? अप्रत्यक्ष रूप से होगा, यानी कि डायरेक्ट वोटिंग नहीं होगी, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होंगे। चुनाव दो प्रकार से करवाए जा सकते हैं दोस्तों, एक तो होते हैं प्रत्यक्ष चुनाव और एक होते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव तो वो होते हैं जिसमें डायरेक्ट जनता पार्टिसिपेट करती है, खुद जनता जाके वोट डालती है, उसे कहते हैं अपन प्रत्यक्ष चुनाव। जैसे उदाहरण के लिए सरपंच के चुनाव होना, एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसदों के चुनाव होना, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा सदस्यों के चुनाव होना। ये तो हो गए अपने डायरेक्ट वोटिंग प्रत्यक्ष चुनाव। एक होते हैं दोस्तों अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव वो होते हैं जिसमें अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चुनाव किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, क्योंकि हम सबसे पहले विधायकों को और सांसदों को चुनते हैं। तो विधायक और सांसद अपने द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि हो गए। फिर अपने द्वारा चुने हुए ये प्रतिनिधि मतलब एक दूसरे पद का निर्वाचन करते हैं भाई, उसका चुनाव करवाते हैं या उसके चुनाव में वो वोट डालते हैं, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में, और फिर वो राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो वो चुनाव हो गया अप्रत्यक्ष रूप से। तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव भी राष्ट्रपति की तरह ही होना था, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के माध्यम से होना था। इसकी पांचवी महत्वपूर्ण बात यह थी कि संविधान सभा में प्रत्येक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा भाई। संविधान सभा का प्रत्येक सदस्य कितने लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा? 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने से मतलब क्या था भाई? इसका मतलब यह है कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा का एक सदस्य चुना जाएगा। ये जो 389 सदस्य थे ना, इनमें से 296 सदस्यों का चुनाव होना था। तो एक सीट के लिए 10 लाख जनसंख्या का निर्धारण किया गया। आगे ही बात समझ में? ठीक है। इसकी अगली बात देखें, संविधान सभा के गठन करने से संबंधित कैबिनेट मिशन की जो लास्ट बात थी वो यह थी कि सभी राजनीतिक दल मिलकर एक अंतरिम सरकार का गठन करेंगे भाई। किसका गठन करेंगे? एक अंतरिम सरकार का गठन करेंगे। कैबिनेट मिशन आयोग ने कहा कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा और संविधान सभा का गठन किए जाने के बाद भारत के जितने भी जो राजनीतिक दल हैं, जैसे कांग्रेस हो गया, मुस्लिम लीग हो गया, सिख हो गया, कोई जैन धर्म की पार्टी है वो हो गई, ईसाई धर्म की हो गई, या अन्य दोस्तों निर्विरोध पार्टियां हो गई, वो सभी राजनीतिक दल मिलकर एक अंतरिम सरकार का गठन करेंगे भाई। ठीक है। और उस सरकार के द्वारा तब तक भारत में शासन कार्य किया जाएगा या तब तक सरकार चलाई जाएगी जब तक हमारे देश का संविधान लागू ना हो जाए या हमारे देश का संविधान पारित न हो जाए। ये इसकी 6वीं महत्वपूर्ण बात थी भाई कैबिनेट मिशन आयोग की। ठीक है। तो कैबिनेट मिशन आयोग की जो प्रमुख बातें थी और इसके सदस्य थे ये दोबारा देख लीजिए। कैबिनेट मिशन आयोग के 3 सदस्य थे भाई, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जो इसके अध्यक्ष थे, साथ ही ये भारत सचिव भी थे भाई। आपसे पूछ ले जाए जब कैबिनेट मिशन आयोग भारत आया उस समय भारत सचिव पद पर कौन नियुक्त थे? यही व्यक्ति नियुक्त थे भाई, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। इसका दूसरा सदस्य सर स्टीफर्ड क्रिप्स था जो 1942 में भारत आए क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष भी था और ये व्यापार मंडल का अध्यक्ष भी था। कैबिनेट मिशन का तीसरा सदस्य एवी अलेक्जेंडर था जो ब्रिटिश नौसेना मंत्री बताया जाता है। कैबिनेट मिशन आयोग की प्रमुख बातें इस प्रकार थी। एक तो संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इस विधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की जाएगी। 389 सदस्यों का चुनाव इन 3 प्रशासनिक इकाइयों से किया जाएगा भाई, ब्रिटिश प्रांत से, चीफ कमिश्नरों से और देशी रियासतों से। ब्रिटिश प्रांतों की संख्या 11 थी, चीफ कमिश्नरों की 4 थी और देशी रियासतों की 565 थी। ब्रिटिश प्रांतों से तो 292 सदस्यों का चुनाव होना था,
चीफ कमिश्नर से 4 सदस्यों का चुनाव करवाना है। ऐसा कहा गया था भाई कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट में। यानी कुल मिला के 296 सदस्यों का चुनाव करवाना था और जो देशी रियासतों के 93 सदस्य थे उनको केवल डायरेक्ट मनोनीत करना था अपनी इस संविधान सभा में। पूछ लिया जाए इस विधान सभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी भाई 296 और मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी 93। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हुआ या अप्रत्यक्ष रूप से? ये दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। संविधान सभा का प्रत्येक सदस्य कितने लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था भाई 10 लाख की जनसंख्या का करना था। संविधान सभा की ये जो रिपोर्ट थी कैबिनेट मिशन आयोग बनाने से संबंधित, इसकी अंतिम बात ये थी कि सभी राजनीतिक दल मिलकर एक अंतरिम सरकार का गठन करेंगे और वो तब तक भारत में शासन का कार्य करेगी या तब तक सरकार चलाने का कार्य करेगी जब तक भारत का संविधान लागू ना हो जाए। इस प्रकार दोस्तों मैंने आज की वीडियो क्लास में आपको भारत का संविधान निर्माण करने के लिए, संविधान सभा का गठन करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने जो आयोग भेजा था, जो कैबिनेट मिशन आयोग भेजा था, उसके बारे में जानकारी दी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपके ठीक तरीके से समझ में भी आई होगी। यदि दोस्तों आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई जानकारी अच्छी लगी है तो अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी YouTube चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।